पीएम मोदी ने देवघर हवाई अड्डा और दीगर तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया है। तकरीब में झारखंड के वज़ीर आला हेमंत सोरेन और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी रहे मौजूद। इफ्तिताही तकरीब से पीएम ने खिताब किया है। और आइए सीधे चलते हैं देवघर, जहां पर पीएम का खिताब जारी है। निर्णय कर रहे हैं। आज बोकारो आंगुल सेक्शन के उद्घाटन से झारखंड और ओडिशा के 11 जिलों में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को विस्तार मिलेगा। इससे घरों में पाइप से सस्ती गैस तो मिलेगी ही, सीएनजी आधारित यातायात को, बिजली, फर्टिलाइजर, स्टील, फूड प्रोसेसिंग, कोल्ड स्टोरेज, ऐसे अनेक उद्योगों को भी गति मिलने वाली है। साथियों, हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र पर चल रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश कर विकास के, रोजगार, स्वरोजगार के नए रास्ते खोजे जा रहे हैं। हमने विकास की आकांक्षा पर बल दिया है, आकांक्षी जिलों पर फोकस किया है। इसका भी लाभ आज झारखंड के अनेक जिलों को हो रहा है। मुश्किल समझे जाने वाले क्षेत्रों पर, जंगलों, पहाड़ों से घिरे जनजातीय क्षेत्रों पर हमारी सरकार विशेष ध्यान दे रही है। आजादी के इतने दशकों बाद जिन 18,000 गांवों में बिजली पहुंची, उनमें से अधिकांश दुर्गम क्षेत्रों के ही थे। अच्छी सड़कों से जो क्षेत्र वंचित थे, उसमें भी ग्रामीण, आदिवासी, दुर्गम क्षेत्रों का हिस्सा सबसे अधिक था। दुर्गम क्षेत्रों में गैस कनेक्शन, पानी कनेक्शन पहुंचाने के लिए भी पिछले 8 वर्षों में ही मिशन मोड पर काम शुरू हुआ है। हम सभी ने देखा है कि पहले किस तरह बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं भी सिर्फ बड़े बड़े शहरों तक ही सीमित थी। अब देखिए, एम्स की आधुनिक सुविधाएं अब झारखंड के साथ साथ बिहार और पश्चिम बंगाल के एक बड़े जनजातीय क्षेत्रों को मिल रही है। ये तमाम प्रोजेक्ट्स इस बात के प्रमाण है कि जब हम जनता की सुविधा के लिए कदम बढ़ाते हैं, तो राष्ट्र की संपदा का निर्माण भी होता है और विकास के नए अवसर भी बनते हैं। यही सही विकास है। ऐसे ही विकास की गति को हमें मिलकर तेज करना है। एक बार फिर झारखंड को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वक्त की एक अहम खबर आपको दे दें, कन्हैया लाल कत्ल केस के मुलजिमान की आज पेशी है। 7 मुलजिमीन आज जयपुर की एनआईए अदालत में पेश होंगे। अहम मुलजिमीन में मोहम्मद गौस, रियाज अत्तारी शामिल हैं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट जयपुर जिले के अहाते में हलचल बढ़ गई है। अदालत के अहाते में सिक्योरिटी के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। कन्हैया को 28 जून को कत्ल कर दिया गया था। आपको बता दें, कन्हैया कत्ल मामला काफी सुर्खियों में रहा। 28 जून को कत्ल कर दिया गया था। 7 मुलजिमीन आज जयपुर की एनआईए अदालत में पेश होंगे। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट जयपुर जिले की अदालत में हलचल बढ़ गई और अदालत के अहाते में सिक्योरिटी के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। और इस पूरे मामले पर आइए अपडेट लेते हैं। अरबाज हमारे नुमाइंदे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरबाज, आज 7 मुलजिमीन को पेश किया जाना है, क्या कुछ अपडेट आप इस वक्त दे रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं ताजा अपडेट बता देता हूं आपको कि जो उदयपुर हत्याकांड के 7 आरोपी हैं, जिनको लेकर पुलिस जो है अदालत पहुंच चुकी है। अब कुछ ही देर में उनको अंदर पेश किया जाएगा। सुबह से इस बात का इंतजार किया जा रहा था कि कब इन्हें लाया जाएगा, कब पेश किया जाएगा। पुलिस इन्हें जो है जेल से लेकर आई है। एनआईए की टीम यहाँ पर साथ में मौजूद है। भारी पुलिस ज़ाब्ता यहाँ पर मौजूद है। कोर्ट में चारों तरफ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। करीब 7 जो आरोपियों को अब कोर्ट में पेश करने की तैयारी की जा रही है। सुबह से इंतजार था। फिलहाल सभी जो 7 आरोपी हैं, उन्हें लेकर यहाँ पुलिस जो है अदालत पहुंच चुकी है। जी जिलान जी, आज क्या कुछ समाअत होगी या पुलिस की तरफ से क्या कुछ, एनआईए की तरफ से क्या कुछ कहा जाएगा? देखिए, मामला अभी सब जुडिस है, जिसमें लगातार जो है लोगों की गिरफ्तारियां, जांच पड़ताल, उनकी जो डिमांड के लिए आगे वक्त मांगा जा रहा है और पड़ताल को और मजबूती से, बारीकी से करने के लिए वक्त मांगा जा रहा है अदालत से। जो आज पॉसिबिलिटीज हैं कि और जो है रिमांड का टाइम मांगा जाएगा। चार्जशीट को लेकर के चर्चा की जा सकती है कि क्या
जो है मामला इनके ऊपर बनते हैं, क्योंकि पिछली बार एनआईए ने इस पूरे मामले में जो बाहरी जो इस तरह के संगठन है या आतंकवाद है उनको लेकर के इनकार किया था, कुछ और जो मुनव्वत से लेकर के दूसरे से मामला की जो थी बात सामने आई थी कि उनकी गिरफ्तारी से भी इनकार किया था। आज अदालत में बहुत सारी ऑथेंटिक बातचीत रखी जाएगी, लेकिन जब तक ये अदालत से बाहर नहीं आ जाते कुछ कहना मुश्किल है। फिलहाल जो नया अपडेट ये है कि जो टीम है वो अंदर कोर्ट में लेकर पहुंच गई है सभी जो 7 लोगों को, और यहाँ पर जो आरोपी हैं 7 जो मुल्जिमीन हैं उन्हें अंदर ले जाया गया है। अब कितनी देर सुनवाई चलती है और उसके बाद में क्या आउटकम आता है इस पर हम निगाह बनाकर रखेंगे। जी बिल्कुल, आप बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप नजर बना रखे पूरे मामले पर। तो नाजरीन थे हमारे नुमाइंदे, जैसा कि उन्होंने कहा कि अभी फिलहाल अदालत पहुंच गए हैं। तमाम 7 मुल्जिमीन को आज अदालत में पेश किया जाएगा और अदालत के अहकामात क्या कुछ होते हैं कुछ ही देर में पता चलेगा। और आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। उदयपुर वाकये को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान ज़बानी जंग जारी है। वज़ीर आला अशोक गहलोत ने कहा है कि बीजेपी लीडरान ने पहले भी इन मुल्जिमीन को बचाने की कोशिश की थी। मीडिया से बात करते हुए गहलोत ने कहा कि मुल्जिम जिस मकान में किराए पर रहता था वो भी एक मुसलमान का था। इस मुस्लिम मकान मालिक ने पहले उदयपुर वाकये के मुल्जिमीन के खिलाफ शिकायत की थी कि वो उसे हिरासत करते हैं और धमकियां देते हैं और किराया भी नहीं दे रहे हैं। पुलिस के इस मामले में कार्रवाई करने से पहले ही बीजेपी लीडर ये कहते हुए थाने गए थे कि ये हमारा कारकुन है, इससे परेशान न करें। वज़ीर आला ने कहा कि इससे पता चलता है कि इतना बड़ा स्कैंडल करने वाले किसकी गोद में बैठे हैं। वैसे तो आप लोगों ने खुद ने ही और सोशल मीडिया ने काफ़ी कुछ कह दिया है, किस प्रकार से जो मुख्य अभियुक्त हैं उनके किनके साथ संबंध है, बीजेपी के साथ किस रूप में किस लेवल के संबंध रहे सबको मालूम है। और रोज़ कुछ कुछ खबर आती रहती है। अभी हाल ही में खबर आई कि जब वो जिस मकान में रहते थे किराया, और वहाँ जो मकान मालिक भी मुस्लिम था, उसने शिकायत की पुलिस को कि मुझे तंग करते हैं या पता नहीं किनको कौन कौन लोग घर पे आते हैं धमकाते हैं और किराया नहीं दे रहे हैं। तो पुलिस कार्रवाई करके पहले ही बीजेपी नेताओं के फ़ोन चले गए थाने के अंदर कि भाई ये हमारा कार्यकर्ता है, इसको तंग मत करो। तो जब ये स्थिति है राजस्थान के अंदर, जिस व्यक्ति ने इतना बड़ा जघन्य अपराध किया वो किनके गोद में बैठा हुआ था, किनके साथ उनके संबंध थे, वो जग जाहिर हो चुका है। उसका जवाब उन लोगों को देना चाहिए और स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। मैंने आपको घटना बताई कि फ़ोन गए वहाँ पर, जरूर नहीं कि उनकी बात मानी गई हो, पर जो खबरें आ रही मेरे पास में वो मैंने आपसे शेयर की खाली बस। और सीतापुर मामले में फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर को राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने जुबैर की अबूरी जमानत में तौसी कर दी है। अगले अहकाम तक जुबैर की अबूरी जमानत जारी रहेगी। उत्तर प्रदेश पुलिस 4 हफ्तों में जवाब दाखिल करेगी। इस केस की अगली समाअत 7 सितंबर को होगी। ऑट न्यूज के को फाउंडर मोहम्मद जुबैर की यूपी में सीतापुर में जो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज थी, उस मामले में फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत को 4 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया है। हालांकि मामले की सुनवाई के दौरान यूपी सरकार की तरफ से पेश एसबी राजू की तरफ से ये कहा गया कि वो इस पूरे मामले में अभी जवाबी हलफनामा दाखिल करना चाहते हैं, लिहाजा कोर्ट उन्हें समय दे। हालांकि कोर्ट ने यूपी पुलिस के तरफ से पेश वकील को समय दिया है, यानी कि अब वो 4 हफ्ते में फिलहाल अपना जवाब दाखिल करेंगे। तब तक फिलहाल सीतापुर के मामले में जो मोहम्मद जुबैर के खिलाफ एफआईआर दर्ज है, जिसमें उनको अंतरिम जमानत पहले ही सुप्रीम कोर्ट दे चुका है, उस पूरे मामले पर अब अंतरिम जमानत की अवधि को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ा दिया है। 4 हफ्ते के बाद दोबारा सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की सुनवाई करेगा। हालांकि अब 7 सितंबर को मोहम्मद जुबैर की इस अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। तब तक मोहम्मद जुबैर को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो अंतरिम जमानत मिली थी उसकी अवधि को बढ़ाकर राहत बरकरार रखी गई है। कैमरामैन प्रहलाद के साथ सुशील पांडे, न्यूज 18 दिल्ली। लखनऊ जेल में डॉक्टर वाईएस सचान की पुरस्कार मौत का मामला फिर गर्मा गया है। सीबीआई की खुसूसी अदालत ने बादिउन नजर में सचान की मौत को कत्ल और साजिश माना है। अदालत ने जेल के उस वक्त के जेलर बीएस मुकुंद, डिप्टी जेलर सुनील कुमार सिंह समेत दीगर अहलकारों को कसूरवार माना है। उन्हें अपना मौक़िफ़ रखने के लिए अदालत ने तलब किया है। अदालत ने डॉक्टर सचान की बेवा मालती सचान की अर्जी ये अहकाम जारी किया है।
ख्याल है कि 22 जून 2011 को डॉक्टर सचान की लखनऊ जेल में मौत हो गई थी। सोनिया गांधी को भेजे गए ईडी के समन के मद्देनजर 14 जुलाई को कांग्रेस ने मीटिंग तलब की है। कांग्रेस बड़े मुजाहरे की तैयारी में है। वाज़ेह है कि राहुल गांधी की पेशी के दौरान भी कांग्रेस ने मुजाहरा किया था। वहीं 2 अक्टूबर से शुरू होने वाली पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा पर गौर करने के लिए भी मीटिंग बुलाई गई है। जराये के मुताबिक तमाम AICC जनरल सेक्रेटरीज, मुख्तलिफ रियासतों के इंचार्जेस और PCC सुदूर से कहा गया कि वो 14 जुलाई को पार्टी हेडक्वार्टर में कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल की मीटिंग में शिरकत करें। आपको बता दें कि कांग्रेस 18 जुलाई से शुरू होने वाले पार्लियामेंट के आइंदा इजलास के लिए पार्टी की हिकमत अमली पर तबादले ख्याल करने के लिए एक और मीटिंग भी करेगी। कांग्रेस लीडर संजय निरुपम ट्वीट करके शिवसेना क़यादत पर तंज किया है। निरुपम ने ट्वीट किया कि अगर शिवसेना द्रौपदी मुर्मू की हिमायत करती है तो ये तारीखी फैसला होगा। निरुपम आगे लिखते हैं कि क्योंकि पहले बाला साहब के हुक्म की अरकान पार्लिमान तामील करते थे, इस बार ऐसा हुआ कि अरकान पार्लिमान ने हुक्म पार्टी बजा ला रही है। यह शिवसेना की दाखिली जमहूरियत की इंतहा होगी। जराये के मुताबिक शिवसेना उद्धव ठाकरे NDA के सदारती उम्मीदवार की हिमायत कर सकते हैं। वक्त एक ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा, हर रोग दफा। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा, हर रोग दफा। खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। गुजरात में बारिश का सिलसिला जारी है। कच्छ और भरूच समेत दीगर अजला में हो रही बारिश के नतीजे में कई इलाकों में सैलाब की सी सूरत हाल है। घरों में पानी घुस आया है, सड़कें जलथल हो गई हैं। डानक, नौसारी, तापी, वलसाड़, नर्मदा, सूरत, सौराष्ट्र और जामनगर में भी बारिश ने तबाही मचाई है। हुकूमत की जानिब से राहत का काम जारी है। तो पूरे मुल्क में लगातार कई रियासतें हैं जिसमें भारी बारिश के बाद सैलाब और ज़मीन खिसकने की सूरत हाल भी पैदा हो गई है। और महाराष्ट्र, गुजरात में हालात इंतहाई अबतर नज़र आ रहे हैं। गुजरात के जो साहिली इलाके हैं, अजला है, देही इलाके हैं, वहाँ पर भी काफ़ी तबाही मची हुई है। और इस पूरे मामले पर ताज़ा जानकारी के लिए, अपडेट के लिए हमारे साथ दो नुमाइंदे जुड़ चुके हैं। विभो पटेल हमारे साथ अहमदाबाद से जुड़ चुके हैं। विभो, इस वक्त क्या अपडेट आप दे रही हैं सैलाब को लेकर, क्या कुछ सूरत हाल है अभी?
और फिर गुजरात की बात करूँ तो गुजरात में अभी है हालात बहुत खराब है, खास करके जो साउथ गुजरात का इलाका है जहां नवसारी, वलसाड, तापी, डांग, नर्मदा, ये सारी इलाके में बारिश लगातार हो रही है और आने वाले दिनों में भी रेड अलर्ट मौसम विभाग ने दिया है। तो कच्छ की बात करूँ तो कच्छ में जो इलाका है भुज, गांधीधाम, अंजार, वहाँ भी हालात बहुत खराब है, पानी भर गया है, जगह पे पानी है और लोगों को स्थलांतर करने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए जो एनडीआरएफ की टीम है लगातार रेस्क्यू कर रही है और लोगों को बाहर निकाल के सलामत जगह पे लेकर जा रही है। लेकिन बात करूँ तो आने वाले 5 दिनों में भी रेड अलर्ट गुजरात के 12 जिला से ज्यादा जिलों में रेड अलर्ट दिया है और अभी सीएम भूपेंद्र भाई पटेल भी हवाई निरीक्षण करने के लिए अहमदाबाद एयरपोर्ट से रवाना हो चुके हैं। जी, हमारे साथ दीपक पटेल भी जुड़ चुके हैं। दीपक, इस वक्त आप कहां पर हैं और क्या स्थिति इस वक्त बनी हुई है नर्मदा में भी? जी बिल्कुल, कहा जाए तो जो नर्मदा डिस्ट्रिक्ट है, नर्मदा डिस्ट्रिक्ट के पूरे 5 तालुकों में जो बारिश है, बारिश भयंकर गिर रही है और उसके हिसाब से जो यहाँ के जो करजन डैम आया हुआ है, जो करजन डैम में भी काफी संख्या में यानी कि 2,50,000 जितना क्यूसेक पानी आने से जो नदी में बाढ़ आ गई है। बाढ़ आने से जो कांठा विस्तार के जो गांव है, वो गांव को करीबन 15 से 20 गांव को हाई अलर्ट पे रख दिया है। यहाँ पे एनडीआरएफ की टीम भी खड़ी की गई है, प्रशासन भी यहाँ पे काम में लग गया है। आज जो राज्य के मंत्री है जो मार्ग एंड मकान के, वो भी यहाँ पे आ गए हैं और खास करके बात बताई जाए तो जो यहाँ पे जो पूरग्रस्त विस्तार जो यहाँ पे है, उस विस्तार में आज राज्य के जो सीएम है भूपेंद्र पटेल, वो भी अभी यहाँ पे 3:30 बजे नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में आ रहे हैं। और कहा जाए कि जो यहाँ के डिस्ट्रिक्ट में से ज्यादा करके डेडियापाड़ा और सातबारा जो एरिया तालुका आता है, उस तालुका में खास करके जो बाढ़ ज्यादा से ज्यादा आई है, वहाँ पे जो हवाई निरीक्षण भी करेंगे। तो कहा जाए तो जो ये सीएम है, वो सीएम भी निरीक्षण के बाद यहाँ का हालत पता चलेगा कि कहाँ पे क्या कौन सी जरूरत है। इसलिए यहाँ पे 24 घंटे यहाँ पे प्रशासन भी नजर रखा है और एनडीआरएफ की टीम भी तैनात की गई है। जी वैभव, अगर हम जानना चाहें कि डैम भी इस वक्त फुल हो चुके हैं और इसको लेकर भी लोगों में एक तरह से खौफ है, तो डैम के आसपास जहां से अगर ये पानी गुजरेगा, उन इलाकों के लिए क्या कुछ स्थिति अभी बनी हुई है? जो गुजरात की खास करके जो भी इलाके में अभी लगातार बारिश हो रही है, वो सारा जो गुजरात का कोस्टल एरिया है, तो कोस्टल एरिया और जो भी जो डैम है हमारा, वो भी ओवरफ्लो हो चुका है। उसी कारण पानी का जो जल्दी से निकाल नहीं हो रहा है, उसी कारण जहाँ भी पानी है वहाँ अभी निकालने में बहुत परेशानी हो रही है और लोग भी परेशान है। गुजरात के कई इलाके में जो प्रभावित इलाका है, वहाँ एनडीआरएफ की टीम भी काम कर रही है, लेकिन जो लोकल प्रशासन है वो भी काम कर रहे हैं। लेकिन क्या है कि गुजरात की जो स्थिति है, वो ज्यादा से लगातार 1 वीक से बारिश हो रही है और आने वाले 5 दिन में भी रेड अलर्ट दिया है। उसी के कारण जो प्रशासन भी चिंतित है और लोगों को स्थानांतर करने के लिए जो एनडीआरएफ है वो काम कर रही है। जी दीपक, अगर हम बात करें, अगर नवसारी जिले में जिस तरह से हालत है, गांव और शहरों में करीब करीब एक जैसी स्थिति बनी हुई लगा जा रहा है, लगातार जो है पानी बढ़ रहा है शहर की तरफ भी, तो इसको लेकर क्या जानकारी है अभी? बिल्कुल, कहा जाए तो जो यहाँ के जो पहाड़ी विस्तार है, पहाड़ी विस्तार में काफी बारिश हो रही है और काफी बारिश होने के कारण कितने गांव भी प्रभावित हो रहे हैं। और यहाँ क्योंकि अंबिका और पूर्णा जो नदियां हैं वो भी खतरे के निशान से बह रही हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, जो अंबिका नदी है, वहाँ की जो अंबिका नदी भी पूरे जो अपने जो लेवल है, लेवल पार करके अपने ओवरफ्लो हो रही है, जिससे जो पानी जो यहाँ से जो गिर रहा है, वो पानी पूरे गांव तक पहुंच चुका है। आज तो ऐसी परिस्थिति है कि एनडीआरएफ की करीबन 50 से 60 जो टीम है वो नवसारी में लगा दी गई है। जी विभव, मरने वालों की तादाद भी लगातार बढ़ रही है, ऐसा कहा जा रहा है, तो आज कुछ अपडेट दिया है सरकार की तरफ से? हेलो विभव, मेरी आवाज सुन रही हैं आप? लगता है दीपक पटेल, मरने वालों की संख्या के बारे में भी जो है बड़ी तादाद हो चुकी है, आज क्या कुछ अपडेट है, कितने लोग मुतासिर हुए अभी? जी बिल्कुल, कहा जाए तो जो अभी
अभी तक तो नर्मदा डिस्ट्रिक्ट की बात की तो करें तो नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में कोई ऐसा बनाव बनाया नहीं है, लेकिन एक कल बनाव ऐसा हुआ था कि जो वहाँ पे जो करजन डैम है वहाँ का जो काफी संख्या में जो पानी गिरा था डैम में से, उसमें से 2-3 जो लड़के जो घूमने वहाँ पे गए थे, वो लड़कों को ज्यादा करके एक सेल्फी लेने के बाद वो लोग वहाँ पे अंदर गिर गए। उनमें से एक लड़की का बचाव किया है और कहा जाए तो 2 लोग अभी भी वहाँ पे फंसे हुए जिनको एनडीआरएफ की टीम निकालने में पड़ी है, लेकिन अभी तक उनका कोई पता नहीं चल रहा कि कहाँ पे ये लोग है। जी तकरीबन ये बताया जा रहा है कि अब तक जो तादाद आई है वो 63 लोगों के जो है अभी डेथ हुई है। तो जिन लोगों को ये पानी जहाँ फ्लो ज्यादा है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उनके लिए उनको क्या किस जगह पर रखा गया है, क्या कुछ इंतजाम देखने को मिल रहे हैं अभी? जी बिल्कुल, कहा जाए तो जो लोग पूरग्रस्त है, जहां उन लोगों को गाँव में घरों में पानी घुस गए, वहां जो लोगों को विस्थापित किया है, तो उन लोगों को जो सरकारी अस्पताल है, जो मरीज है जो उसको सरकारी हॉस्पिटल में दाखिल किया गया है, और जो लोग अच्छे हैं उनको जो करीबी साड़ा है या सरकारी क्वार्टर्स है उनमें रखा जाता है। लेकिन प्रशासन के द्वारा यहाँ पे पूरी उन लोगों की जो प्रशासन के द्वारा जो काटी ली गई है, उसके साथ देखा जाए तो करीबन यहाँ की स्थिति अभी जो पहले से उससे ज्यादा ठीक है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए दीपक। तो नाजरीन, जैसा कि आप देख रहे हैं गुजरात में भी हालात बता रहे हैं। गुजरात में बारिश से लोगों की मुश्किलात में काफ़ी इजाफा हुआ है। जामनगर, कच्छ, मोरबी, नर्मदा, नवसारी, सूरत में तमाम अजला के हालात कमोबेश एक जैसे ही हैं। और आपको बता दें इस वक्त डैम के पानी भी जो है आसपास के गांव में भर रहा है। तापी का रोसवा जो डैम है वो उसमें भी फ्लो होने लगा है। और आगे बढ़ेंगे, आंध्र प्रदेश में बारिश से पैदाशुदा सूरत-ए-हाल का जायजा लेने के लिए वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी ने मीटिंग की। मीटिंग में मुतासरा इलाकों के कलेक्टरों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिरकत की। ख्याल रहे कि साहिली आंध्र प्रदेश में मुसलसल हो रही बारिश से आम जिंदगी मुतासर हुई है। नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। गाजियाबाद के मुरादनगर थाना इलाके में कोल्ड ड्रिंक के लिए झगड़ा हो गया, जिसकी वजह से एक शख्स की मौत हो गई। दरअसल इरशाद और उसके भाई ने फरहान और गुफरान से बहस शुरू कर दी। इस बहस ने झगड़े की शक्ल इख्तियार कर ली। इरशाद और उसके भाइयों ने गुफरान पर यह के बाद दीगरे वार करना शुरू कर दिए, जिसके बाद इसकी हालत तशवीशनाक हो गई और अस्पताल ले जाते वक्त ज्यादा खून बह जाने की वजह से गुफरान रास्ते में ही दम तोड़ गया। आज थाना मुरादनगर क्षेत्र में ईदगाह के पास 2 पक्षों में लड़ाई झगड़ा हुआ और दोनों ही लड़के थे, लगभग 18-19 वर्ष दोनों की उम्र है। तो उसमें गुफरान उर्फ काले, उसको इरशाद और उसके साथ उसका भाई था, इन लोगों ने उस पर कोल्ड ड्रिंक पीने के ऊपर कोई विवाद हुआ। उसके बाद इन्होंने उस पर चाकू से वार किया, जिसमें अधिक रक्त बह जाने के कारण उसकी मृत्यु अस्पताल में हो गई है। इसमें मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है, नामजद तहरीर के अनुसार मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा और इसमें जो भी दोषी हैं तत्काल उनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं। बहुत ही जल्दी हम जो भी अब मुख्य अभियुक्त उनकी सबकी गिरफ्तारी करेंगे। कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ इसमें जारी है। बहुत ही जल्द जो मुख्य अभियुक्त उनको भी हम लोग गिरफ्तार करके कठोर कार्रवाई करेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए क्रिप्टो की समझ। आदाब।